आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि अध्याय 5 में है, जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको पढ़ने वाले हैं। और शुरू में ही आपके लिए एक सवाल है कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार किस वैज्ञानिक ने या किस जीव विज्ञानी ने बताया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल चलते हैं पढ़ने के लिए। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, छोटे छोटे रूम जैसे आकृति रहती है, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। ये ओक वृक्ष है, एक वृक्ष का नाम है ओक, उसी के छाल से प्राप्त होता है कॉर्क। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, जो कि वैज्ञानिक हैं, इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी मतलब खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका का नाम दिया, कोशिका अर्थात सेल। तो उन्होंने सेल बोला था इसे। सेल, जिसका लैटिन लैंग्वेज में अर्थ होता है छोटा सा कमरा, तो छोटा सा कमरा बोला था। क्योंकि ये कमरा कमरा जैसा ही दिखाई दे रहा था, इसीलिए इसको छोटा कमरा बोला था रॉबर्ट हुक ने। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये जो कोशिका की खोज करने वाली बात है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने सब देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक यानी कि यूनिट्स, इकाई होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। ये जो कोशिका है, जो उन्होंने सेल वर्ड यूज कर दिया, वही सेल वर्ड को हम लोग आज भी यूज करते हैं। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रियाकलाप कह रहा है करने कि आप ऐसा ऐसा करिए और उसको देखिए। इसमें मेनली कहा जा रहा है कि प्याज का जो झिल्ली होता है उसको निकालना है। जो प्याज को काटिएगा तो उसमें लेयर के पीछे एक छोटी पतली झिल्ली होती है, उसको निकालिए, उसको स्लाइड पर रख के उसको माइक्रोस्कोप से देखने के लिए कह रहा है। ये रहा माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसमें। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो इसमें आपको क्या अवलोकन करके क्या प्राप्त होगा वो उस पर डिस्कस किया जाए। आपने क्या देखा? आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? और अगर आप उसको कागज पर खींचेगा तो आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसके कहीं पे ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, या वो केंद्रक का प्रतीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि केंद्रक क्या होता है। ये ब्लैक डॉट्स के रूप में आपको दिखाई देंगे, और ये ब्लैक डॉट्स ही क्या है? केंद्रक है। ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का ये इलेक्ट्रॉन, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के देखने के बाद आपको इस तरीके का आकृति मिलता है। आगे देखते हैं। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्ली से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? कह रहा है कि विभिन्न आकार वाली प्याज। जब आकार से कोई मतलब नहीं है, बस आप अगर प्याज ही लीजिएगा तो उन सब की संरचना एक जैसी ही दिखाई देगी। ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सभी प्याज के ही टुकड़े से बना है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल्ककंद बनाते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर है सल्ककंद कहलाता है। हालांकि सल्ककंद के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सल्ककंद क्या है, उसी के उदाहरण एक प्याज भी है और एक लहसुन भी है। ये दोनों सल्ककंद का ही उदाहरण है। जैसे कि प्याज, इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है सभी, चाहे कितने भी बड़ी छोटी कितने भी कोई भी सी भी प्याज हो, सभी की जो कोशिकाएं होंगी वो एक समान ही दिखाई देंगे। आगे है, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। मूलभूत अर्थात उनसे ही मिलकर के आगे बनेंगे। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज, बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं, वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं। एक कोशिक जीव कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे जीव जिनमें पूरे शरीर में केवल एक कोशिका ही है, अर्थात उसका एक पूरा कोशिका ही उसका पूरा शरीर है। जैसे कि हम लोग देखेंगे आगे, कुछ जीवाणु होंगे, कुछ कवक होंगे, कुछ माइकोप्लाज्माज होंगे। ये सब क्या है? ये सब एक कोशिकीय जीव हैं।
आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका है। अच्छा, जब आवर्धक लेंस की बात करें तो ये कौन से आवर्धक लेंस की बात हो रही है? ये उत्तल लेंस की बात हो रही है। ये इसी कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे। तो लेंस दो तरह के होते हैं, उसमें से एक होगा उत्तल लेंस, एक होगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का आवर्धित अर्थात साइज में बड़ा और आभासी इमेज बना सकता है, जबकि जो अवतल लेंस होगा वो केवल छोटा ही आकार में बनाता है। इसलिए आवर्धक लेंस अर्थात उत्तल लेंस के खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव, जैसे कि अमीबा हो गए, ये लोग एक कोशिका के ही हैं लेकिन संपूर्ण जीव हैं। इनमें एक कोशिका ही इनका पूरा जीव जीव है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया इत्यादि, ये सभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये सब क्या है। ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें केवल एक कोशिका है। इनका शरीर एक कोशिका का ही बना हुआ है और उसी में सारी घटनाएं होती हैं। इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर के विभिन्न कार्य का संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं: फंजाई अर्थात कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ एक कोशिक जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? तो एक कोशिक जीव जो अभी हम लोग देखे, ये सब एक कोशिक जीव ही थे। कौन कौन से? जैसे अमीबा, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे पैरामीशियम, जैसे कुछ बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव ही हैं। एक कोशिकीय जीव है ये सब। आगे देखिए, प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। ये बात को समझने वाली बात है कि आखिर हम लोग जो बहुकोशिक जीव बन गए हैं, आज हमारे शरीर में कई करोड़ कोशिकाएं हैं, लेकिन हम सभी का निर्माण एक कोशिका से ही हुआ था। जब आरंभ में हम लोग भ्रूण बनने से पहले हम सभी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद बने एक भ्रूण अर्थात जायगोट, और उस जायगोट के एक अणु से एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दो कोशिकाओं में, फिर दो कोशिकाओं से चार कोशिकाओं में, और चार कोशिकाओं से ऐसे ही लाखों करोड़ों कोशिकाओं में डेवलप होते गए। अर्थात सारे बहुकोशिक जीव शुरुआत में एक कोशिका से ही विकसित होते हुए आगे बढ़े हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। ये बात समझने वाली बात है कि जब एक कोशिका विभाजित होती है तो अपने ही जैसी, अपनी ही प्रतिकृति बनाती है, अपनी ही कॉपी बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ये बहुत ही अहम जानकारी है। हर एक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है। कारण ये, क्योंकि जब हम लोग कोशिका सिद्धांत आगे देखेंगे, इसी चैप्टर में दिया हुआ है, तो कोशिका सिद्धांत की ये तीसरा बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे तो कोशिका सिद्धांत 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन ने 1838 में, स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। पर इन्होंने ये बात का उल्लेख नहीं किया कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इस बात का उल्लेख 1855 में आकर के रॉबर्ट बिरचो या बिरचाओ नामक जो वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञानी हैं, इन्होंने आकर के कहा कि सभी कोशिकाओं का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं अर्थात अपने से जो पहले से स्थित कोशिकाएं हैं उन्हीं के से उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के विभाजन इत्यादि से होंगी। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, ओमनिस सेला ई सेला, जो कि इसी का अर्थ है ये लिखा हुआ। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था, जो हम लोग जानते हैं। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोशिका को कॉर्क की पतली काट से अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख लिया। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का पता लगाया था वो मृत कोशिका था। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब हम अ, पौधा पढ़ेंगे, पौधे में ऊतक पढ़ेंगे, ऊतक में पता चलेगा कि कौन से ऊतक जीवित होते हैं, कौन से ऊतक मृत होते हैं। तो उसमें हमें जानकारी मिलेगा कि कॉर्क का जो बाहरी परत है, अर्थात जो ओक छाल की बाहरी परत से जो निर्मित होता है कॉर्क, वो मृत ही होता है। और उस मृत कोशिका के ही बारे में पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी थे। तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया।
हालांकि जब आप देखेंगे तो उसमें आपको केंद्रक दिखाई देगा, बट केंद्रक के बारे में विस्तृत जानकारी 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम दिया। जे ई पुरकिंजे, जे ई पुरोकंज या पुरकिंजे, इस वर्ड का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, इसलिए पुरकिंजे ही हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। जे ई पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो इन्हीं के विषय में है कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किस वैज्ञानिक ने बताया है। आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन और टी स्वान 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बतलाया। इस सिद्धांत के अनुसार, पहला पॉइंट, सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं। जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, जिनको भी हम देख सकते हैं, वो सभी कोशिकाओं से बने हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि जितने भी सजीव हैं वो सभी कोशिकाओं के बने हैं। और दूसरा पॉइंट, वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कोशिका होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप में जीवन है। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं, और इन्हें एम स्लाइडेन और टी स्वान ने क्रमशः 1838 में और 1839 में दिया था। अब इन्होंने ये बात तो बता दिया, बट इन्होंने ये क्लियर करके नहीं बताया कि जो कोशिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ से हो रहा है। तो इसके बारे में विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, और उन्होंने क्या बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से ही बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका है। तो कोशिका की जटिल संरचना को हम लोग और अच्छे तरीके से देख पाते हैं जब से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो गया, क्योंकि इसमें आवर्धन और अधिक हो गया और अधिक क्लियर इमेज बनता है, तो ये और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता नॉल एवं रुस्का को माना जाता है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता कौन है या आविष्कारक कौन है, तो नॉल एवं रुस्का, ये दोनों वर्ड को ध्यान रखना है। फिर से वही वाला उदाहरण कि हम पत्ती पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाकर देखें। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देंगी? जब हम लोग अलग अलग तरह की कोशिकाओं को लेंगे, अलग अलग चीज़ों से कोशिका को कलेक्ट करेंगे, तो वो सभी कोशिकाओं के कार्य अलग हैं, उनकी आकृति भी अलग होंगी। सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? तो नहीं दिखाई देगी। क्या पादप की विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। जब कार्य अंतर हो जाएगा तो उनकी संरचनाएं भी बदल जाएंगी। हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? समानता तो होंगी, उनके बेसिक स्ट्रक्चर समान होंगे, जो उनमें पाए जाने वाले कोशिकांग है वो समान होंगे, बट उनकी संरचना थोड़ी भिन्न भिन्न होंगी। नेक्स्ट आइए, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखो, ये मानव शरीर की कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये चिकनी पेशी की कोशिका है। चिकनी पेशी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चिकनी पेशी अनैच्छिक पेशी को ही कहेंगे। हालांकि ये थर्ड चैप्टर में हम लोग को अच्छे तरीके से समझना है, सॉरी सेकंड चैप्टर में, उत्तक वाले चैप्टर में। तो चिकनी पेशी ये अनैच्छिक पेशी है, और ये बिना थके लगातार काम करते रहती है। चिकनी पेशी का स्पेसिफिक बात है कि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने से काम करेंगे। आगे है रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं में हम लोग बहुत तरह की कोशिकाएं देखेंगे, जिसमें आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। इस तरह की कोशिकाओं को हम लोग देखेंगे। आरबीसी के बारे में कहा जाता है कि इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, बट इसके भी कुछ अपवाद हैं। एक ऊंट और लामा। ऊंट और लामा ऐसे जंतु हैं जिनमें आरबीसी में जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये बात को ध्यान रखना, ये सब एग्जाम्स में पूछ देते हैं। नेक्स्ट है, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका जो है वो अंडाणु या ओवम है। और एक सबसे छोटा कोशिका, ये कहीं कहीं किताब में शुक्राणु देता है, कहीं किताब में ग्रैन्यूल सेल देता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, लेकिन सबसे छोटा शुक्राणु ही है। सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु है। नेक्स्ट है, ये एडिपोज उत्तक दिख रहा है, वसा कोशिका है। देख सकते हैं कि इसका आकार कितना बड़ा है, और इस आकार में सबसे अधिक जो जगह छिके हुए है ये वसा है। ये वसा का संग्रह करके रखता है, इसीलिए इसका नाम वसा उत्तक या एडिपोज उत्तक है।
आगे देखिए, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जिस प्रकार उनका कार्य अलग अलग है, उनकी आकृति और उनके कार्य भी अलग अलग होंगे, आकार भी अलग अलग होंगे। कुछ कोशिकाएं अपने आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा, चूंकि उसमें एक ही कोशिका है, उस एक कोशिका के अनुरूप ही उसको सारा कार्य करना है, इसलिए अपनी आकृति आकार को बदल सकते हैं वो। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका लगभग स्थिर आकार का है और ये जल्दी से अपना शेप चेंज नहीं करता, ना ही करने वाला है। तो तंत्रिका कोशिका अपना आकार को स्थिर रखता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है और इन मूलभूत कार्य करने की क्षमता के आधार पर ही इनकी आकार और आकृति अलग अलग होती है। जो सभी सजीवों का गुण है, हर एक कोशिका कुछ न कुछ कार्य करेंगी, उनका जो मूलभूत कार्य उनको दिया हुआ रहेगा वो वही कार्य करती हैं और यही उनका सजीवों का गुण को प्रदर्शित करने का क्षमता को बतलाती है। एक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य कैसे करती हैं? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का तात्पर्य ये समझिए कि जैसे कुछ काम है, बहुत सारे काम हैं, उनको स्पेसिफिक लोगों में बांट देना। जैसे सपोज कीजिए आपका दोस्तों का एक मंडली होगा और आप सरस्वती पूजा करने वाले हैं, तो कुछ लोग बांस काटने में एक्सपर्ट होंगे, तो उनके लिए वो काम है। कुछ थर्मोकोल को काट करके उसमें अलग से स्ट्रक्चर शेप वगैरह दे सकते हैं, उनका अलग काम है। तो इसी तरीके से जीव में भी, बहुकोशिक जीवों में भी अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग काम फिक्स्ड होता है, अर्थात उनमें श्रम विभाजन होता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, तो हृदय का काम क्या हो गया? यह हृदय एक अंग है, शरीर का एक अंग है हृदय, और हृदय को एक काम दे रखा है कि आपको ब्लड को सर्कुलेट करना है पूरे बॉडी में, तो वो पंप करता है। लेकिन वहीं आमाशय का बात किया जाए तो, लेकिन आमाशय भोजन का पाचन करता है। वैसे तो भोजन का पाचन केवल आमाशय में ही नहीं होगा, हम लोग पूरा पाचन तंत्र देखेंगे कैसे मुख गुहा से पाचन शुरू होकर के छोटी आंत में जाकर के पाचन खत्म होता है। लेकिन आमाशय का भी कार्य अगर बात किया जाए तो आमाशय का केवल एक कार्य रहा, पाचन का। तो इस तरीके से हृदय और आमाशय का बनावट भी अलग अलग होगा, क्योंकि दो अलग अलग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। एक कोशिका में भी जब हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका में, तो उनमें अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकांग होते हैं। कोशिका अंगक कह भी इसको कोशिका अंगक भी कह सकते हैं। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन इत्यादि। जैसे नए पदार्थ बनाने हैं, मान लीजिए प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका है? राइबोसोम्स का। वही हम लोग को आगे देखना भी है कि कौन नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, कौन सा कोशिकांग है जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कर रहा है। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आगे देखते हैं। इन कोशिकांग के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है, क्योंकि कोशिकांग अलग अलग कार्य करते हैं जो जीवन के लिए बेसिक हैं, आधारभूत हैं, और उन्हीं कार्य को संपन्न करने के कारण कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य को करती है कोशिकांगों के माध्यम से। ये कोशिकांग मिलकर एक आधार मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ये बात को समझिए। भले ही कोशिका का आकार अलग हो, कोशिका की आकृति अलग हो, कोशिका के कार्य अलग अलग हों, लेकिन उनमें पाए जाने वाले कोशिकांग एक ही प्रकार के होते हैं। अर्थात हमारे आँख जो एक अंग है, आँख अंग में बहुत सारे ऊतक होंगे, उन ऊतक में बहुत सारे कोशिकाएं होंगी, और उन कोशिकाओं में जो कोशिकांग होंगे, और वही हमारे जीव अंग में पाए जाने वाले कोशिका के जो कोशिकांग हैं, दोनों सेम होंगे। मतलब एक ही प्रकार के कोशिकांग से सभी कोशिकाएं बनी हैं, सिर्फ उनका काम का करने का तरीका अलग अलग होगा जो उनको डिनोट किया जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। अर्थात इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोशिका किसकी है, अर्थात एक ही शरीर के अलग अलग अंगों की है, अर्थात अलग अलग शरीर की है, या फिर जो भी हो, लेकिन सभी में पाए जाने वाले कोशिकांग सेम होंगे। अब कुछ प्रश्न हैं। कोशिका की खोज किसने और कैसे की?
तो इसके बारे में अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने ओक वृक्ष के छाल से कॉर्क से कोशिका की खोज की, जो कि मधुमक्खी के छत्ते से दिखाई देती है। दूसरा है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो यहीं पे है। हमारा जीवन चल रहा है क्योंकि कोशिकाएं कार्य कर रही है, तो ये हो गया क्रियात्मक इकाई। और संरचनात्मक इकाई इसलिए क्योंकि पूरे शरीर की संरचना जो है वो कोशिका से ही शुरू होती है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, और वही अंग तंत्रों का समायोजन से पूरा शरीर बनता है जो हमारा है। और किन्हीं किन्हीं जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें तो एक कोशिका में ही सारा कुछ है। तो इसीलिए कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट है, कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? अब अभी तक हम लोग ये देखें कि शरीर का संरचनात्मक संगठन तो कोशिका है। अब कोशिका भी किसकी बनी होती है इसको भी समझना आवश्यक है। हमने देखा कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, स्पेसिफिक घटक होंगे जिन्हें कोशिकांग कहेंगे, जो अलग अलग कार्य जिनको नियुक्त रहता है कि आप ये काम करने के लिए नियुक्त हैं, आप यही काम कीजिए। इसी बात को आगे समझना है कि कौन से कोशिकांग कोशिका में कौन कौन से कार्य को संपादित करते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप से करें, तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं, जो कि हर एक कोशिका में सर्वव्यापी है। वो 3 गुण क्या क्या हैं? तो एक प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली हर कोशिका में पाए जाएंगे। केंद्रक हर कोशिका में पाए जाएंगे, और कोशिका द्रव हर कोशिका में पाए जाएंगे। कुछ को कुछ के मन में संदेह होगा कि केंद्रक तो प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाया जाता है। तो सही बात है कि केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण हम प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं कहेंगे, लेकिन सामान्यतः जब हम कोशिका के गुण की बात करेंगे तो सामान्यतः यही 3 गुण पाए जाएंगे। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। ये 3 गुण प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव के कारण ही इनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं संभव है, और इसी बात को हम लोग को समझना है इस चैप्टर में। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली ये क्या है? तो सबसे पहले बात, तो प्लाज्मा झिल्ली अथवा यह कोशिका झिल्ली है, ये बना किसका होता है? जो कि नहीं दिया हुआ, इसको समझना जरूरी है। तो ये बने होते हैं फॉस्फो लिपो प्रोटीन। तो कहीं पे भी पूछ दे कि प्लाज्मा झिल्ली का संगठन क्या है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये फॉस्फोलिपोप्रोटीन का बना हुआ है। यहाँ पे दोनों वर्ड्स देख सकते हैं, लिपो भी है और प्रोटीन भी है। लिपो अर्थात लिपिड अर्थात वसा, ये वसा का भी बना हुआ है। प्रोटीन तो प्रोटीन है ही, अर्थात ये वसा और प्रोटीन दोनों का बना हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से दे, प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, ऑप्शन में रहे वसा और प्रोटीन दोनों, तो दोनों ही मानना है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली की, तो सबसे बाहरी परत है। कुछों के मन में होगा ये बात कि जब हम पादप कोशिका देखते हैं तो वहाँ तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, और सबसे बाहरी लेयर कोशिका भित्ति होती है। तो फिर वो स्पेसिफिक बात हो गई, जब किसी एक जीव की बात की जाए तब वहाँ पे होगा। लेकिन ओवरऑल हर एक जीवों को मिलाकर कहा जाए तो प्लाज्मा झिल्ली सबसे आउटर लेयर होगा। हालांकि जब आपसे पूछा जाएगा कि पादप का सबसे बाहरी परत क्या है, तो आप कोशिका भित्ति ही जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल सभी को मिला करके बात कही जा रही है, क्योंकि मानव में, जंतु में, इन सब में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाएगी, तो सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली ही होगी। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। तो बाहर जो पर्यावरण है उससे कोशिका के अंदर में जो भी मटेरियल्स हैं, जैसे कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, इन सबको प्लाज्मा झिल्ली बाह्य पर्यावरण से अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, बॉर्डर क्रिएट कर रही है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली बहुत समझदार है, इसको पता है कि किस सामान को अंदर लेना है और किसको बाहर निकालना है। तो उसी के आधार पर कि ये सेलेक्ट करके सेलेक्टिवली ये कुछ पदार्थों को अंदर आने देगी जिनकी कोशिका को जरूरत रहेगी। केवल उन्हीं पदार्थों को प्लाज्मा झिल्ली बाह्य वातावरण से अंदर को आने देगी, और जो कोशिका में अपशिष्ट हैं, जो कचरा है जिसका कोशिका को कोई उपयोग नहीं है, उनको बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा झिल्ली बाहर जाने का रास्ता भी बताएगी। प्लाज्मा झिल्ली अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। ऐसा नहीं कि किसी को भी अंदर आने दे दें, तो उसको रोकता भी है, भैया आप बाहर रहो रोड पे। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, कि चयन करके
देख करके कि जिसका ज़रूरत है कोशिका केवल उसी को बुलाती है, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? अब कुछ पदार्थ जो अंदर आ रहे हैं और प्लाज्मा झिल्ली उनको अंदर आने दे रहा है, तो ये हो कैसे रहा है? इसी बात को समझना है। या पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे जाते हैं? तो इसका मेथड है विसरण और परासरण। ये पहले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझाना अच्छा से ईजी हो जाएगा। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, CO2 अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। तो एक पॉइंट हो गया, ये एग्जाम्स में पूछते हैं कि गैसीय पदार्थ जो है वो कोशिका से बाहर और अंदर किस मेथड से जाते हैं, तो विसरण विधि है। अब ये विसरण विधि क्या है, इस बात को समझ सकते हैं। विसरण हमेशा होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ, और ये हवा के माध्यम से चाहे ठोस माध्यम से ही कर सकते हैं।